तो हमारा चैप्टर यहाँ पर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपको बता दें इसमें क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में जैसे ये हमारा H2 प्लस O2 मिल के बनाता है H2O, और यहाँ पर Na प्लस Cl मिल के बनाता है NaCl। यहाँ पर आप देखेंगे कि H2 हमारा आग जलाने में काम करता है, O2 भी हमारा आग जलाने में काम करता है, लेकिन यहाँ पर वाटर आग बुझाने में काम करता है। तो यहाँ पर जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ से एकदम अलग होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन। दीज आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म। जैसा कि मैंने पहले बताया, न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ जो भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी न्यू प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। इस लाइन का ये मतलब है कि जैसे यहाँ पर H2 प्लस O2 मिलके H2O बनाएंगे, ना कि यहाँ पे CO2 नहीं बनेगा। तो ये एक ही एलिमेंट के इसी एलिमेंट का ये रीअरेंजमेंट करेंगे, ना कि दूसरा एलिमेंट बदल दें यहाँ पर। तो यहाँ पे CO2 नहीं बनेगा। केमिकल इक्वेशन हमारा एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन को, सिंबल की मदद से, फार्मूला की मदद से। इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। चलिए आप जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारा। तो पहला उसका साइन होगा कि वहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, यानी कि वहाँ से उस रिएक्शन से गैस निकलेगी। दूसरा हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरा होगा चेंज इन कलर, यानी कि जो पहले कलर था उसके रिएक्शन होने के बाद वो कलर बदल जाएगा। तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में भी फ़र्क आएगा। पाँचवा है चेंज इन स्टेट। तो ये हमारे 5 साइन है कि वहाँ से पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो रही है। अब देखते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। तो बैलेंस में होगा जैसे यहाँ पे Zn प्लस H2SO4। यहाँ पे देखिए Zn एक है तो यहाँ पे एक ही Zn होगा। H2 में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। SO4 एक ही है तो SO4 एक ही है। तो ये पूरा बैलेंस है। और अनबैलेंस में आप देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है। जब वाटर हमारा प्रोडक्ट में आया तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है। तो ये हमारा अनबैलेंस इक्वेशन हो गया। चलिए अब देखते हैं हम बैलेंसिंग क्यों करी जाती है। तो बैलेंसिंग हमारे चैप्टर में एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लेवॉइजर के द्वारा 1774 में दिया गया था। ये कहता है कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जो भी मास रिएक्टेंट का होगा वही मास प्रोडक्ट का होगा, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए अब बैलेंस करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा है रिएक्टेंट में आयरन, वाटर, ये देता है हमें आयरन Fe3O4 प्लस H2। तो देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो पहले यहाँ पे LHS लिखेंगे, यहाँ पे RHS लिखेंगे। LHS में हमारा रिएक्टेंट आएगा और RHS में हमारा प्रोडक्ट आएगा। और यहाँ पे पहले लिखेंगे आयरन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ये हमारे एलिमेंट हो गए तीनों जो इस एक रिएक्शन में मौजूद हैं। तो LHS में देखेंगे यहाँ पे आयरन एक ही है, और RHS में देखेंगे यहाँ पे 3 आयरन है। फिर हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, और यहाँ भी 2 ही हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4। ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो चलिए अब बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे जब 3 है RHS में, तो LHS में भी यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा हमें। तो इस वजह से यहाँ पे 3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए अब देखिए हाइड्रोजन तो बराबर है, ऑक्सीजन की बारी आती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 ही है, तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब हम 4 लिखेंगे तो ये हमारा हो गया 4। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन हो गए हमारे 8, तो इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 8 हो गया हमारे। अब हम इसी वजह से हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ताकि हमारा ये बैलेंस हो। तो इसे भी यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए अब हमारा ये बैलेंस हो गया, पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे भी 3 आयरन है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 ही है। तो ये हमारा हमारा पूरा बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं हम कैसे किसी भी इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिर दूसरा है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन रिएक्शन। तीसरा है बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से हम इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब देखते हैं फिजिकल स्टेट में कैसे हम साइंस के द्वारा उसको दिखाते हैं।
देखिए फिजिकल स्टेट हम सॉलिड स्टेट में हम एस सिर्फ लिख देते हैं। लिक्विड स्टेट में हम एल लिख देते हैं, किसी भी उस एलिमेंट के आगे या किसी भी चीज़ के सब्सटेंस के आगे एल ब्रैकेट में लिख देंगे। गैसेस स्टेट के लिए हम स्मॉल जी लिख देंगे। एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम ए क्यू लिख देंगे। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जो सॉल्यूशन वाटर के अंदर बनता है उसे एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए, अगर पीपीटी बन रहा है, जैसे यहाँ पर है KI प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स आउट KNO3 प्लस PbI2। यहाँ पे ये पीपीटी है, तो इससे ऐसे हम सिंबल के द्वारा दिखाएंगे कि पीपीटी फिर नीचे का एरो, ताकि पीपीटी हमारी नीचे ऐसे जाके उसमें बीकर में आप देखते होंगे रिएक्शन करते होंगे तो नीचे जाके पीपीटी बीकर या टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके बैठ जाती है। उसी को ऐसे शो करा गया है, पीपीटी और नीचे एरो। फिर अगर दूसरा है गैस इज इवॉल्व, इफ़ गैस इज इवॉल्व, तो यहाँ पे देखिए Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। अब इसे हम ऐसे शो करेंगे, गैस G लिख के फिर एरो ऊपर का कर देंगे, इससे हमारा होगा कि गैस इवॉल्व हुई। अब हमारा आता है हीट चेंजेस। तो हीट चेंजेस दो तरह के होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में होता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ हीट को जब आप देंगे तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे एंडो मतलब होता है कि अंदर देना हीट। एंडो यहाँ से आप लगा लीजिए कि एंडो मतलब हीट देना। यहाँ पे एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होगी। यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं और यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। यहाँ पे जैसे देखिए एक्सो, तो इससे आप देखिए एक्सो से आप एक आप वो यहाँ पर आप देखिएगा कि एक्सो से आप इसको रिलेट करेगा कि यहाँ पे हीट निकल रही है और इंडो से हीट दी जा रही है। अब बारी आती है हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो हमारे पास हमारे चैप्टर में 5 तरह के केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा है रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब बारी बारी से सबको समझ लेते हैं। तो पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है? टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, यानी कि दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस को बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए CaO प्लस H2O, ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, या CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विकलाइम भी बोलते हैं। ये वाटर के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे सिलेट लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ मिलके एक चीज़ बनाई, इसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है? जैसे कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक होगा, उसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे लाइमस्टोन भी बोलते हैं, उसे हीट की मदद से जब हम तोड़ेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें टूटेगा। तो इस जैसे देखे होंगे आप, जैसे यहाँ पे AB है, तो आप इसे जब तोड़ेंगे तो A प्लस B, ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारे चैप्टर में कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसे भी देख लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है फेरस सल्फेट को जब हम हीट देंगे तो वो टूटता है फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यहाँ पे फेरस सल्फेट होता है ग्रीन कलर का, और जब ये टूटता है तो फेरिक ऑक्साइड में तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है फेरिक ऑक्साइड। दूसरा है लेड नाइट्रेट, जो कि कलरलेस होता है। उसे जब हम हीट देंगे तो बनता है लेड मोनोऑक्साइड, जो कि येलो होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि ब्राउन फ्यूम्स होती हैं उसके गैस की, और ऑक्सीजन गैस में टूटता है। अब बारी आती है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसमें क्या होता है? रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल में, जैसे यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट है, उससे जब आप आयरन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो बनाएगा आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और कॉपर अलग ही है। यहाँ पर आप देखिए, कॉपर आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और आयरन ने सल्फेट के साथ एक कंपाउंड बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया यहाँ पे। इसे ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैसे यहाँ पे डिसाइड हुआ कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर कम रिएक्टिव है। तो आपको बता दें, ये हमारे डिसाइड करती है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो जान लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है।
रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारी बनाई गई इस हिसाब से कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ऊपर रहेंगे उसके बाद उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, ऐसे चलता जाता है। सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पे रिएक्टिव आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्मुनियम, फिर जिंक, आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लैटिनम। यहाँ पे देखिए हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होगी, इसकी फ़ोटो मैं अभी डाल दे रहा हूँ, उसे आप देख लीजिएगा। अब बारी आती है हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसमें क्या होता है, इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखिए यहाँ पे इसके कंपाउंड से इसने इसको हटा दिया और खुद आ गया, और इसने इसके कंपाउंड से इसको हटा के खुद आ गया। यहाँ पे देखिए बैरियम क्लोराइड, यहाँ पे जब सोडियम सल्फेट से इसको रिएक्ट कराएंगे तो बनाएगा बैरियम सल्फेट, जो कि वाइट पीपीटी के रूप में बनता है, और यहाँ पे 2NaCl बना देगा, 2 सोडियम क्लोराइड बना देगा। यहाँ पे देखिए क्लोराइड इसमें बैरियम के साथ था, लेकिन उसको वहाँ से इसको रिप्लेस करके सोडियम आ गया यहाँ पे, और बैरियम क्लोराइड के साथ था तो बैरियम सल्फेट बना लिया। तो ये इसमें देखिए दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस करा, तो इसी वजह से इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बारी आती है हमारे ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन समझ लीजिए, फिर रिडक्शन समझिए, उसके बाद आपको रिडॉक्स ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ऑक्सीडेशन में होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन की एडिशन करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन में आएगा, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा वहाँ पर, या फिर दोनों होगा, इनमें से कोई भी हो, एक होगा या फिर दोनों होगा, तो वो ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, 2 कॉपर है, इसको जब ऑक्सीजन से आप ऐड करेंगे, ऑक्सीजन टू कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इस वजह से ये ऑक्सीडेशन है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मीथेन है, जब इसको CH4 को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 प्लस H2O। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन भी हुआ और हाइड्रोजन का रिमूवल भी हुआ, तो इस वजह से ऑक्सीडेशन में आएगा। अब रिडक्शन देख लीजिए। रिडक्शन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, उसका उल्टा ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, या फिर दोनों होगा। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, तो इसको जब ब्रेक होगा तो 2 कॉपर, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वैसे वजह से ऑक्सीडेशन है। अब हमारे मेन रिएक्शन की बारी आती है, जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं तब वहाँ पे उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो बनाता है कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल भी हुआ और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन भी हुआ। तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ है, इस वजह से इसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जब जब आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिया तो अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी पढ़ लीजिए, वो भी आपके चैप्टर के लिए हिसाब से और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड में जब कार्बन ऐड करेंगे तो बनाता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे आप देखेंगे जिंक से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, इस वजह से इसे रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए रिमूव हुआ जिंक, ये रिडक्शन हो गया। और कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इस वजह से ये ऑक्सीडेशन है हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉपर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ आप देखेंगे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड करने के लिए जिंक ऑक्साइड ने हेल्प की, इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड को जिंक बनाने में, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव करने में, रिडक्शन करने में जिसने हेल्प करी वो था कार्बन, इस वजह से कार्बन हुआ आपका रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपकी कन्फ्यूज़न रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की दूर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुँचते हैं, ऑक्सीडेशन के इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में। तो ऑक्सीडेशन के 2 इफेक्ट होते हैं हमारी डेली लाइफ में। पहला, ऑक्सीडेशन के हमारी डेली लाइफ में 2 इफेक्ट होते हैं, पहला है कोरोजन, दूसरा है रैंसिडिटी। तो कोरोजन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, मेटल्स आर रिटेन बाय एन एक्शन ऑफ एयर या मॉइस्चर या किसी भी केमिकल के उनके सरफेस पर, किसी भी सरफेस से उनके सरफेस पे जो भी मेटल होता है उससे ऑक्सीजन रिएक्ट करके और उसका मेटल ऑक्साइड बना लेता है, तो उससे फिर क्या होता है, ऊपर की लेयर हटती जाती है, जैसे आपने रस्टिंग देखा होगा। इसे ये कॉज्ड मेनली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय ऑक्सीजन एयर, सिर्फ ज़्यादातर ऑक्सीजन एयर की वजह से कोरोजन होता है।
कोरोजन का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसा मोर्चा लगना लोहे पर, उसे भी कोरोजन ही बोलते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे देखेंगे आप, आयरन हो उसको जब ऑक्सीजन से रिएक्ट और वाटर से रिएक्ट होगा तो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बनाएगा, जो कि रस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो भी मेटल के ऊपर की, आयरन के ऊपर की लेयर होती है, उससे जब मॉइस्चर रिएक्ट करता है तो ऊपर की लेयर पर रस्ट बनाता है। फिर रस्ट हटता है, फिर से जब आयरन की नई लेयर आ जाती है, फिर उसके बाद फिर मॉइस्चर से रिएक्ट होता है, फिर उसके बाद फिर से ऐसे ही करते करते पूरा यहाँ से आपका लोहा ख़त्म हो जाता है रस्टिंग की वजह से। दूसरा आपका एग्जांपल है सिल्वर डेवलप ब्लैक कोटिंग आफ्टर सम टाइम। आपने चांदी की चम्मच पे देखा होगा पुराने की काली काली कोटिंग हो जाती है, वो भी एक कोरोजन का ही एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, सिल्वर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड मिल के बनाते हैं सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन। सिल्वर सल्फाइड यहाँ पे ब्लैक कलर का होता है। अब जब हमने कोरोजन जान लिया तो उसके प्रिवेंशन भी जान लेते हैं। तो कोरोजन को कैसे आप रोक सकते हैं? पहला है पेंटिंग करके, वहाँ से जब आप पेंट कर देंगे तो वहाँ पे मॉइस्चर के आप कांटेक्ट से ही उसको हटा देंगे। दूसरा ऑयलिंग ग्रीजिंग, वही सेम प्रोसेस हो गया। यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन एक जिंक की लेयर लगा देते हैं मेटल पर, तो उससे 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 भी कोरोजन को प्रोटेक्ट करा जा सकता है, कोरोजन वहाँ पर नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा चाबियों में गैल्वेनाइजेशन होता है, जिंक की लेयर ऊपर से लगा दी जाती है, जिससे वो उस पर कोरोजन नहीं होता और चाबियाँ सालों साल तक वैसी ही रहती हैं। अब बारी आती है हमारे लास्ट टॉपिक रैंसिडिटी की। ये भी एक ऑक्सीडेशन का ही इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट जो है ऑक्सीडेशन के हमारे चैप्टर में, वो है रैंसिडिटी। इसमें क्या होता है, फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल, जो भी हमारे फूड मटेरियल में फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है वो एयर से ऑक्सीडाइज कर लेता है अपने आप को। उसमें अनप्लीजेंट स्मेल, टेस्ट बदल देता है उसका, स्मेल आने लगती है उसमें से। जैसा कि आप जानते होंगे सड़ जाता है थोड़ा बहुत, जो भी फूड आइटम्स होते हैं जिसमें ऑयल होता है, ऑयल वगैरह, उसे ही रैंसिडिटी बोलते हैं। और रैंसिडिटी तो आप जानिए, अब समझ लेते हैं सिर्फ रोकते कैसे हैं रैंसिडिटी। देखिए प्रिवेंशन है इसका, इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला देना चाहिए फूड मटेरियल में, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल है BHA एंड BHT। और दूसरा है हमारा पैकिंग फूड मटेरियल्स विद नाइट्रोजन गैस, उसमें जो भी फूड मटेरियल को पैक करते हैं उसके साथ नाइट्रोजन गैस पैक कर देते हैं। जैसा कि आपने चिप्स में देखा होगा, जब आप चिप्स फाड़ेंगे तो उसके अंदर एक एयर होती है, वो कोई नॉर्मल एयर नहीं, वो नाइट्रोजन एयर होती है, जिससे हमारी चिप्स सालों साल तक वैसी ही रहती हैं, उसके अंदर कोई भी उसमें रैंसिडिटी नहीं हो पाती है, वो बिल्कुल अच्छी रहती है। और दूसरा है यूजिंग एयर टाइट कंटेनर, जैसा कि आपके घरों में भी इस्तेमाल होता होगा, एयर टाइट कंटेनर्स में आप आपकी मम्मी बिस्किट वगैरह रखती होंगी, जिससे आपके बिस्किट महीनों तक ख़राब नहीं होते होंगे, उसे ही आप, इसका प्रिवेंशन है रैंसिडिटी का। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।